हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बाबू, आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से 18 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि ए लेडर का मतलब होता है एक सीढ़ी। तो कह रहा है कि लेडर 5 मीटर लॉन्ग, यानी एक सीढ़ी है 5 मीटर लंबा। लियनिंग अगेंस्ट ए वॉल, वह एक दीवार से झुका हुआ है। ठीक है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज फ्लूएड एलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, और उस सीढ़ी के निचली सिरा को पकड़ करके और दीवार से दूर खींचा जा रहा है। एट द रेट ऑफ 2 cm पर सेकेंड, 2 cm पर सेकेंड की दर से। तो हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो इसका जो हाइट है वॉल का, दीवार का हाइट है, वो किस दर से डिक्रीज करेगा। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यदि जो है लेडर यानी सीढ़ी की दीवार से दूरी 4 मीटर तक का हो जाती है। तो आइए इसका हम लोग यहाँ फिगर समझते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ए हो गया आपका इस तरह से, ए हो गया वाल, ठीक है। ए बी हो गया आपका वाल, और बी सी हो गया ग्राउंड यानी धरती, और यहाँ एक सीढ़ी को इस तरह से अगेंस्ट किया गया यानी झुका दिया गया है। समझ लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से जो है एक सीढ़ी लगा हुआ है, लेडर लगा हुआ है। ये क्या है आपका लेडर है, इस तरह से सीढ़ी लगा हुआ है। तो इस सीढ़ी का ऊपरी भाग हो गया, यानी इसको टॉप बोलते हैं, है ना। इस सीढ़ी का निचली भाग हो गया, इसको बॉटम बोलते हैं। तो कोई अब इसमें क्या करते हैं, तो ए से बी तक की लंबाई मान लेते हैं कि x है, और बी से सी तक की यहाँ का जो दूरी है इसको मान लेते हैं कि ये y है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में दिया है कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि इसके बॉटम को पकड़ करके और दीवार से दूर इस तरह से खींचना शुरू करता है। यानी खींच रहा है तो क्या होगा, y यहाँ बढ़ेगा। तो y बढ़ेगा तो y किस दर से बढ़ रहा है, तो dy/dt जो है 2 cm पर सेकेंड की दर से वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इसको हम लोग खींचेंगे आगे, वैसे वैसे नीचे की तरफ ऐसे ही बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये बढ़ रहा है, तो इसको कब तक खींचा जाता है, तो ये भी इसमें दिया है कि इसको तब तक खींचा जाता है ना, जब जो है आपका y का मान 4 मीटर हो जाता है। दीवार से लेकर के यहाँ तक की दूरी 4 मीटर हो जाता है, तब तक खींचते हैं। तो जब इसकी निचली सिरा को पकड़ करके, बॉटम को पकड़ के लेडर के बॉटम खींच रहे हैं, तो इसका हाइट जो है, दीवार का हाइट घट रहा है नीचे। इसका तो हाइट है, लेकिन जहाँ पे टच करता है दीवार को, वहाँ से धरती तक की दूरी ये घट रहा है। तो किस दर से घट रहा है, यानी dx/dt का मान किस दर से घट रहा है उसको निकालना है। यहाँ माइनस बता रहा है कि वो घट रहा है, डिक्रीजिंग, किस दर से घट रहा है उसको बताना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी दीवार अगर खड़ा होता है तो 90 डिग्री के एंगल से उसको खड़ा किया जाता है। तो इसलिए यहाँ हम लोग नोट करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC वी है, ABC ट्रायंगल से स्पष्ट है कि AB² प्लस BC² = AC², है ना। तो AC हो गया लेडर, और सीढ़ी की लंबाई दिया है कि सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर की है। तो ये हो गया आपका x² अब प्लस y², I हो गया 5 है, यानी 5 का स्क्वायर 25, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। फिर क्वेश्चन में आपका y का मान 4 मीटर दिया है, तो x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ रख देंगे x² अब प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर = 25, तो x² हो जाएगा 25 और माइनस ही हो जाएगा इधर 16, है ना। तो x² हो जाएगा 9,
तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT t v गेट। तो t के रेस्पेक्ट में 1 को डिफ्रेंशिएट किए तो देखिए क्या मिलता है। तो 1 को जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डी सी हो जाएगा 2x, अब प्लस वाई स्क्वायर का डी सी हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर का डी सी 2x आई इंटू हो जाएगा dx बाई डी टी, प्लस वाई स्क्वायर का डी सी हो जाएगा 2i आई इंटू डी वाई बाई डी टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में है, इक्वल टू 25 है तो 25 का डी सी हो गया 0। अब इसके बाद यहाँ पे नोट करेंगे 2 इंटू एक्स, तो x का मान यहाँ निकल गया है 3, और dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी रहेगा क्योंकि dx बाई डी टी हम लोग को निकालना है, प्लस 2y, तो y का मान क्वेश्चन में 4 दिया है, और dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी का मान क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है ना, इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 इंटू dx बाई डी टी, अब प्लस 4 दूना 8, 8 दूना 16 है ना, तो 16 इक्वल टू हो गया 0, तो ये हो जाएगा 6 dx बाई डी टी इक्वल टू हो गया -16, तो dx बाई डी टी इक्वल टू हो गया -16/6, तो dx बाई डी टी का मान हो गया, अब इसको 2 से हम लोग कैंसिल करवा दें, काट दें, तो -8/3, तो सेंटीमीटर है ना पर सेकेंड की दर से जो है ये घटेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप 8/3 cm पर सेकेंड डिक्रीजिंग लिख देंगे तो भी हो जाएगा, तो वहाँ माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है कि ये पार्टिकल मूव्स एलोंग द कर्व, कि एक पार्टिकल है जो एक कर्व के अनुसार है ना, कर्व पर जो है मूव करता है, घूमता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपका कोई कर्व हो गया, इस कर्व का इक्वेशन यहाँ दिया है कि 6y इक्वल टू x³ + 2, तो इस कर्व के अनुदिश कोई पार्टिकल घूम रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, कोई कण है, वो घूम रहा है। तो फाइंड द पॉइंट एट द कर्व, तो उस कर्व पर एक पॉइंट ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि इस कर्व पर हम लोगों को एक पॉइंट ज्ञात करना है, xy ज्ञात करना है, एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, है ना। तो जिस बिंदु पर का y कोऑर्डिनेट चेंज करता है, यानी कि dy बाई डी टी x कोऑर्डिनेट चेंज करता है उसके 8 गुना, है ना। कह रहा है कि एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स, यानी y कोऑर्डिनेट यानी dy बाई डी टी, चेंजिंग तो dy बाई डी टी 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो dx बाई डी टी का 8 गुना। तो यहाँ पे जो है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिए, ये फिगर बना लिए, और यहाँ पे जो है 6y इक्वल टू x³ + 2, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, जो ये कर्व का इक्वेशन दिया है। अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT t v गेट, यानी t के रेस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो 6 बाहर, y का डी सी हो गया dy बाई डी टी इक्वल टू x³ का हो गया 3x² इंटू dx बाई डी टी, अब प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डी सी हो गया 0। फिर इसके बाद 6 ज्यों का त्यों इंटू dy बाई डी टी, तो यहाँ dy बाई डी टी का मान क्वेश्चन में दिया है 8 इंटू dx बाई डी टी, ठीक है, आई इक्वल टू 3x² और dx बाई डी टी इधर दिया है, तो dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कटेगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 इक्वल टू हो गया x², तो x² यानी कि हो जाएगा ±√16 इक्वल टू x², तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका +-4, तो x का मान +-4 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो इक्वेशन 1 से हमें ज्ञात है कि, तो इक्वेशन 1 में दिया हुआ है आपका 6y इक्वल टू x³ + 2, तो 6y इक्वल टू x³ + 2 हो गया। यहाँ नोट करेंगे कि इफ़ y इक्वल यहाँ x का मान दिया, सॉरी, इफ़ x इक्वल टू 4, तो देन तो 6y इक्वल टू हो गया आपका, अब 4 का क्यू, तो ये हो गया 4 का क्यू अब +2, यानी कि
तो ये हो जाएगा आपका 6y इक्वल टू, तो ये 4 का क्यों 64 और 2 66, तो ये कट जाएगा 11 यानी y हो जाएगा 11। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे कि इफ़ x इक्वल टू -4 देन, तो इसमें रखेंगे हम लोग -4 x के स्थान पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 6y इक्वल टू -4 का क्यू आप +2 यानी कि -64 आप +2 तो -62, तो ये 6y इक्वल टू हो गया -62, तो ये 2 से आपका कट जाएगा है ना, तो 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 31 यानी कि y इक्वल टू -31/3 हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट यानी कि अभिष्ट बिंदु हो गया, तो एक पॉइंट हो गया आपका 4 और 11 और दूसरा पॉइंट हो गया आपका, और x का मान -4 तो y का मान हो गया -31, यहाँ 31 होगा 31/3, तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। फिर इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm पर सेकेंड, यानी कि कोई एयर बबल है, एयर बबल भी, जो भी एयर बबल का बात किया जाए तो समझ लीजिए कि वह एक गोला होता है, एक स्फीयर होता है ना। तो यहाँ पर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dr/dt इक्वल टू हो गया 1/2 cm पर सेकेंड, एट वाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, तो उस बबल का वॉल्यूम किस दर से इंक्रीज करेगा, यानी dv/dt निकालना है ना। व्हेन द रेडियस इज 1 cm, यदि उसका रेडियस 1 cm तक हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे v इक्वल टू, तो 4/3 πr/क्यू, क्योंकि एयर बबल का जो बात कर रहा है वह एयर बबल हमेशा स्फीयर के रूप में होता है। तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT T वी गेट, तो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि dv/dt इक्वल टू, तो 4π/3 कांस्टेंट है बाहर, r/क्यू का dc हो गया आपका 3r², और फिर r का dc हो जाएगा dr/dt, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और आपका 4π, r का मान यहाँ 1 दिया है, इसका स्क्वायर यानी कि अब dr/dt, तो dr/dt का मान यहाँ पे 1/2 दिया है, तो वो 1/2 हो गया, तो 2 से आपका ये कटेगा 2, यानी कि हो जाएगा आपका 2π cm³ पर सेकेंड की दर से जो है उसका आयतन बढ़ेगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई बैलून है जो हमेशा गोलाकार रहता है, उसके पास एक वेरिएबल डायमीटर है 3/2 × 2x + 1, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में परिवर्तन का दर ज्ञात कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जब d दिया हुआ है तो लिखेंगे सिंस r बराबर होता है 1/2 × d, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू d का मान 3/2 × 2x + 1, इसलिए r इक्वल टू हो गया आपका 3/4 × 2x + 1। अब हम लोगों को भी ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है ना, आयतन में परिवर्तन का दर। तो आप जानते हैं कि स्फीयर का आयतन होता है 4/3 πr/क्यू, तो ये हो जाएगा 4π/3, r के स्थान पर इसका मान रखेंगे 3/4 × 2x + 1 आई सब का क्यू, तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई v इक्वल टू 4π/3 इंटू यहाँ हो जाएगा 3 का क्यू और 4 का क्यू इंटू 2x + 1 का क्यू, तो एक ठो 3 से यहाँ एक ठो कटेगा तो यहाँ 2 बच जाएगा 3, एक 4 से एक ठो कटेगा तो यहाँ पर भी 2 ठो बच जाएगा, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू पाई और 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 2x + 1 का होल क्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका अब dv/dx इक्वल टू, तो 9π/16 हो गया बाहर,
अब इसका DC करेंगे तो ये 3 से गुना हो जाएगा 1 पावर छोटा, और फिर इसका DC करेंगे 2x + 1 का, तो 2 बाहर, x का DC 1 कांस्टेंट का 0, तो यहाँ 2 से आपका कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका dV/dx इक्वल टू, तो 9 × 3 = 27 पाई और 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका कोई यूनिट्स वगैरह नहीं दिया है, तो इतना ही इसका आंसर रहेगा। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया है कि सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम ए पाइप, यानी कि बालू को एक पाइप के द्वारा गिराया जाता है, एट द रेट ऑफ 12 cm3/सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयतन हो गया dV/dt इक्वल टू 12 cm3/सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक बार फिर से समझिए कि सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/सेकेंड, यानी कि बालू को एक पाइप के द्वारा, है ना, 12 cm3/सेकेंड की दर से गिराया जाता है। तो उसके बाद दिया है कि द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन, यानी गिरा हुआ बालू एक कोन यानी शंकु का निर्माण करता है ऑन द ग्राउंड, धरती पर, सच ए वे दैट, इस प्रकार से कि द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि जो कोन का हाइट होता है, h होता है, वह हमेशा, है ना, 1/6 होता है रेडियस का, है ना, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो दिस इम्प्लाई, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर दें h/1 करके, तो ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू हो जाएगा 6h। ठीक है, तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग, है ना, तो कह रहा है कि उस कोन का हाइट किस दर से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि dH/dt आपको निकालना है। व्हेन द हाइट इज 4 cm, यदि उसका हाइट 4 cm तक का हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन को यहाँ फिगर में आपको समझाते हैं। इसे फिगर की ज़रूरी नहीं है, बट आपको हम फिगर बता रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ कोई एक पाइप है, तो ये समझ लीजिए कि पाइप हो गया, और इस पाइप से बालू को, सेंड को गिराया जाता है, यहाँ पे जो है बालू गिर रहा है। तो गिरा हुआ जो सेंड है, गिरा हुआ बालू जो है, वह क्या करता है, तो धरती पर जब गिरता है तो धरती पर गिरा हुआ बालू एक शंकु के आकार का धारण कर लेता है, यानी कि इस तरह से एक शंकु के आकार का वो हो जाता है ना। तो ये इस तरह से वो शंकु बनता है कि इसका जो हाइट है, इसका यह h है, यह हमेशा इस r के 1/6 भाग रहता है, यानी कि h कम रहता है और r ज़्यादा रहता है। अगर r 1 मीटर है तो देखिए आपका 1/6 मीटर हो गया आपका h, या h 1 मीटर है तो r इसका कितना हो गया, तो 6 मीटर का हो गया। ठीक है, तो यदि इस पाइप के द्वारा अगर बालू को इसी ढंग से गिराया जा रहा है 12 cm3/सेकेंड की दर से, तो इसका जो है आयतन जो है बढ़ रहा है, यानी कि यह शंकु का जो h है वह किस दर से बढ़ेगा, dH/dt, वही हम लोगों को यहाँ फाइंड करना है। तो यहाँ नोट करेंगे, चूँकि आयतन की बात है और शंकु का आयतन है, तो यहाँ नोट करेंगे सेंस शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। तो यहाँ पर r का मान हम लोग को h में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई, और r के स्थान पर हम लोग रखेंगे 6h इसका स्क्वायर इंटू h, तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू, तो π/3 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, और h² और h मिल करके यहाँ पे हो जाएगा आपका h3, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी कि v इक्वल टू हो गया 12 πh3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT t वी गेट, तो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dV/dt इक्वल टू 12 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, h3 का dc हो जाएगा 3h² इंटू dH/dt। तो क्वेश्चन में आपका दिया है dV/dt का मान 12 है। क्वेश्चन में आपका dV/dt का मान कितना दिया है, तो 12 यहाँ दिया है, तो उसको रख देंगे। फिर इसके बाद इक्वल टू 12 पाई
इंटू 3। एच का मान क्वेश्चन में दिया है 4 मीट CM, यहाँ पे एच का मान आपका 4 दिया हुआ है, तो एच का मान यहाँ रख देंगे इंटू DH/dt। तो ये 12 से 12 आपका कट गया है ना, तो ये हो गया आपका 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 या 16 3 48 पाई इंटू DH/dt। तो दिस इम्प्लाई, अब आपको DH/dt निकालना है तो DH/dt इक्वल टू हो गया 1/48 पाई, है ना। तो इतना जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि द कॉस्ट CX इन रूपी एसोसिएटेड with the production of X unit of an item is given by CX equal to इतना, find marginal cost when 17 units are produced। यानी कि यहाँ पर दिया है कि CX इक्वल टू आपका, CX जो है किसी चीज़ का कॉस्ट है जो रुपया से एसोसिएटेड है, रुपया से जुड़ा हुआ है, वह 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000 इतना दिया है। और हम लोगों को 17 यूनिट्स ऐसा प्रोड्यूस हुआ है, तो मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया, है ना, कि इसको लिखते हैं MC कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को MC केवल डिनोट करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। और यहाँ पे इसको हम लोग नोट करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे C' X, है ना। तो C' हम लोगों को ज्ञात करना है और x का मान 17 यहाँ पे रखना है, यानी कि C'17 हम लोगों को निकालना है। इसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ नोट कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, है ना। यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा C' इक्वल टू, तो इसमें 3 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.073 का 21 x² माइनस, इसमें भी गुना हो जाएगा 2 से, तो ये हो गया 0.003 दूना 6x अब प्लस 15x का DC1 कांस्टेंट का हो गया 0। अब इसमें 17 रख देना है, तो इसलिए C'17 इक्वल टू, तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 आप प्लस 15 आपका रहेगा। अब इसके बाद क्या है, तो यहाँ 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं कि 17 का स्क्वायर होता है 289 यानी 289, और फिर 21 से गुना करना है इसमें, तो 1 से गुना करेंगे तो 289 आपका उतर जाएगा, और 2 से तो 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 8 दूना 16 1, 17 के 7 हाथ में 1, फिर हो गया 2 दूना 4 1 5, यानी कि हो गया 9, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 5 1 6, दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट छाँट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6.069, ठीक है। इसके बाद माइनस 17 छक 102, तो 0.102 और प्लस 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे अब 15 और 6, तो ये हो जाएगा 21.069 और माइनस 0.102, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लें तो 9 में से 2 गया तो ये हो गया 7, 6 में से आपका 0 गया तो ये आपका 6 ही रहेगा, आई हमारा एक दहाई ले लिया, 10 में से 1 गया तो 9, आप पॉइंट यहाँ पे अब बच गया 20, तो यही हो जाएगा इसका मार्जिनल कॉस्ट। फिर इसके बाद दिया है आपका 16 नंबर क्वेश्चन में, तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि द टोटल रिवेन्यू यानी टोटल आय इन रूपी, है ना, रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाय RX इक्वल टू इतना, तो फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू x इक्वल टू 7, यानी यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और R'7 हम लोगों को ज्ञात करना है ना, R'7 ज्ञात करना है, और आपका RX इक्वल टू दिया है। जब भी कहेगा मार्जिनल
कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट जो भी रहे, यानी कि जो दिया है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसी को मार्जिनल कॉस्ट जो भी रहेगा उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट रहे तो कॉस्ट, यहाँ आय है तो मार्जिनल आय हो गया, रेवेन्यू हो गया, है ना। तो यहाँ हो गया आपका आर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 13x² प्लस 26x प्लस 15। इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर R डैश x इक्वल टू, तो 13 दूना 26x अब प्लस हो जाएगा 26x का 1 कांस्टेंट का 0, तो R डैश और 7 रखना है, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26, तो ये हो जाएगा आपका 6 7 42 के 2 हाथ में 4 और 7 दूना 14 या 4 18 आप प्लस 26, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, तो 6 व 2 हो गया 8, फिर 18 या 2 हो गया आपका 20, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दिया हुआ है, ऊपर इसका कुछ निर्देश है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 17 एंड 18, यानी प्रश्न संख्या 17 और 18 में सही आंसर चुनना है। तो इसमें दिया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r इक्वल टू 6 cm, है ना। तो यहाँ बता रहा है कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर ज्ञात कीजिए जब r के रेस्पेक्ट में, है ना, यदि r 6 cm दिया है। तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dA/dr हो जाएगा, r के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो पाई बाहर r² का हो जाएगा 2r, तो पाई ज्यों कहते हैं 2 ज्यों कहते हैं, r का मान यहाँ 6 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 पाई सेंटीमीटर²। तो यहाँ पे 12 पाई इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि द टोटल रिवेन्यू इन रूपी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई RX इक्वल टू इतना, तो द मार्जिनल रिवेन्यू, है ना, व्हेन x इक्वल टू 15 इज, यानी कि इसमें आपको R डैश, है ना, R डैश 15 का मान निकालना है, मार्जिनल रिवेन्यू आपको निकालना है। तो चूंकि RX इक्वल टू आपका दिया है 3x² प्लस 36x प्लस 5, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ नोट कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका R डैश x इक्वल टू 3 दूना 6x अब प्लस हो जाएगा 36x का DC1 कांस्टेंट का 0, तो दिस इम्प्लाई R डैश, अब यहाँ 15 रखिएगा, तो ये 15 छक हो जाएगा आपका 90 अब प्लस 36, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 126 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में चेक करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया है 126, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में